Hello dosto, now we are going to talk about the new topics in English which is very most important in our life and any competitive exams and you do and you crack the any metric and 12th exams. This is a necessary topics. Topics name is R M plus infinitive. आज हम डिस्कस करेंगे कि इज आर एम प्लस इन्फिनेटिव क्या होता है और इससे पहले जो हम यूज करते हैं सब्जेक्ट और इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, वो हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है वो जानेंगे। और इज आर एम के बाद जब इन्फिनेटिव आता है तो उसका अर्थ हिंदी में क्या होता है। कोई भी काम हम अपने इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं और कोई अगर हमको करवाना होता है या हम नहीं करना चाहते लेकिन हमें करना होता है या हम करने ही वाले हैं, कोई काम ऐसा जो हम अपने जीवन में क्षण पल या कुछ ही क्षणों के बाद जो है हम करने ही वाले हैं या करने वाले होते हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो हम इंग्लिश में करते हैं वो इस स्ट्रक्चर की सहायता से करते हैं। सब्जेक्ट देते हैं, फिर इज आर एम देते हैं और फिर उसके बाद हम इन्फिनेटिव करते हैं। तो आगे चलने से पहले हम ये बताएंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है। तो इन्फिनेटिव को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसको जो है हम टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म जो होता है यानी कि वर्ब का पहला रूप, उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इसको हम बोल सकते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं यानी कि वर्ब का पहला रूप। इसी को हम दूसरा नाम से इन्फिनेटिव कहते हैं। तो हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी कैन यूज इज, आर एंड एम। तो देखेंगे कि क्या इसका अर्थ होता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है। ये तो बताया कि इन्फिनेटिव क्या होता है। वर्ब का पहला रूप से पहले अगर टू का यूज करते हैं तो वो हो जाता है इन्फिनेटिव। और हम देखेंगे कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो इसका अगर हिंदी मीनिंग, अगर पूरा स्ट्रक्चर का हिंदी मीनिंग देखें तो इसका होता है होने ही वाला है। दूसरा होने को है। इन दोनों सेंटेंस को देख करके, इन दोनों वाक्य को देख करके ये लगता है कि कोई काम हमारे जीवन में जो तत्क्षण या तत्पर कुछ ही मिनट के बाद होने वाला है। तो ऐसे सेंटेंस का प्रयोग हम इंग्लिश में कैसे करें। जैसे हम बोलते हैं कि मैं खाने ही वाला हूँ, वह घर जाने ही वाला है, वह पानी पीने ही वाला है, वह किताब पढ़ने ही वाला है ना, कोई डांसर डांस करने ही वाले हैं। तो ऐसे इसका किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे वही आज हम देखते हैं। अगर हमारा ट्रांसलेशन है कि मैं नाचने ही वाला हूँ, मैं नाचने ही वाला हूँ, तो हम जानते हैं कि आई का जो हिंदी इंग्लिश होता है वो क्या होता है, आई होता है। मैं का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, आई होता है। और आई के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वो क्या लेते हैं, इज लेते हैं। आई हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाता है और उसके बाद जो थर्ड पर्सन रहेगा वो उसमें हम इज का यूज करेंगे। और जो प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा यानी कि बहुवचन में जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो हम आई के अनुसार क्या यूज करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक तो सब जानते हैं। और इसके बाद इन्फिनेटिव लगा हुआ स्ट्रक्चर, इन्फिनेटिव को क्या कहते हैं, तो टू प्लस वर्ब का पहला रूप को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर टू दे देंगे और इसमें देखेंगे कि वर्ब क्या होता है, कहाँ वर्ब क्या है। तो वर्ब हमारा क्या है, नाचना। अब वर्ब क्या होता है वो देखेंगे हम। वर्ब हम उसको कहते हैं जिससे ये बोध हो कि कोई होने या कुछ करने का बोध हो, तो हम उसे वर्ब कहेंगे। जैसे यहाँ पर क्या नाचने का बोध हो रहा है तो हम यहाँ पर बनाएंगे आई एम टू डांस, मैं नाचने ही वाला हूँ। फिर मैं
इसी में अगर कहेंगे कि आप कहिए कि ऐसा बताइए सर जिसमें वर्ब नहीं हो, तो हम कहेंगे मैं एक लड़का हूँ। अब इसमें एक वर्ब आएगा, एम भी वर्ब है, लेकिन एम जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, लेकिन यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब का काम किया, लेकिन मेन वर्ब का काम हमारा टू डांस कर रहा है। आई का क्या होता है, एम होता है। उसके बाद यहाँ पर आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, और एक का लिए हम ये करते हैं, और बॉय है तो बॉय, लड़का है तो बॉय लिखते हैं। तो इसमें हमारा जो है ऐसा में एक सिंपल ही सेंटेंस है, यानी कि इसमें हमारा जो है वो माइनस एक्शन है, यानी कि एक्शन नहीं दिया हुआ है, और इस सेंटेंस में हमारा प्लस एक्शन है। तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद जो हमारे जीवन में होने ही वाला है या होने को है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं नाचने ही वाला हूँ या मैं नाचने को ही हूँ। ऐसे इसी में दूसरा अगर सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं तो राम किताब पढ़ने ही वाला है। राम किताब पढ़ने ही वाला है, वह घर जाने ही वाला है, वह एग्जाम देने ही वाला है। ऐसे सेंटेंस रहेंगे तो हम इसी स्ट्रक्चर की सहायता से हम अपना ट्रांसलेशन को इंग्लिश में कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो राम का हम राम लिखेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी नाम के साथ किसका प्रयोग होता है, तो इज का प्रयोग होता है, तो हम इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि आप इन्फिनेटिव का पहले क्या कीजिए, सब्जेक्ट का यूज कीजिए, फिर इज आर एम का यूज कीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार आप इज आर एम को चुनिए और फिर इन्फिनेटिव लगाइए। तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब का पहला रूप होता है, तो हम यहाँ पर टू लिखेंगे, और फिर एक्शन है इसमें क्या, पढ़ना, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रीड लिख देंगे। हो गया, राम इज टू रीड, यानी कि राम पढ़ने ही वाला है, या राम पढ़ने को है, यानी कि कुछ क्षण में वो काम शुरू करने वाला है। तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद जो है हम इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम करेंगे, और ये हमारा हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। लेकिन ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ इन्फिनेटिव है, लेकिन इसी का अगर हम पास्ट में करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा इज आर एम है, तो हम पास्ट में जब यूज करेंगे तो वाज वेयर का यूज करेंगे। तो हम अब चलते हैं वाज वेयर का यूज किस प्रकार होता है इन्फिनेटिव के साथ, वो हम देख लेंगे। इस सेंटेंस में क्या था कि कोई काम होने वाला है, वह बाजार जाने वाला है, वह खाना खाने को है, ये था। लेकिन जब हम पास्ट में यूज करेंगे, वाज वेयर का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे कि वह पढ़ने ही वाला था, वह खाना खाने ही वाला था, वह गीत गाने ही वाला था। तो हम सिर्फ इज आर एम को चेंज करके हटा देंगे, और क्योंकि पास्ट है इसीलिए हम पास्ट में किसका यूज करते हैं, वाज वेयर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वाज वेयर का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हिंदी अनुवाद बदल जाएगा कि वह कोई कार्य होने को था, या होने ही वाला था। यानी कि ये पास्ट का बोध कराता है, पास्ट का बोध कराता है कि अभी नहीं, कोई पास्ट में कोई बीता हुआ टाइम है, उसमें कोई कार्य जो है वो होने को था या होने ही वाला था। तो इस हिंदी अनुवाद का जो है हम ट्रांसलेट करेंगे इस फॉर्म की सहायता से। पहले आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट लगा दीजिए। इस सब्जेक्ट के अनुसार हम चुनेंगे कि इसके अनुसार जो है वाज का प्रयोग करें या इसके अनुसार हम वेयर का प्रयोग करें। ये हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हम वाज लेना चाहते हैं या वेयर लेना चाहते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं, इस पर भी एक अनुवाद देख लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल दिए, वह किताब पढ़ने को था, वह किताब
पढ़ने को था वह किताब पढ़ने ही वाला था। ये दोनों सेंटेंस का अनुवाद हम इंग्लिश में एक कर सकते हैं। वह का इंग्लिश क्या होता है, तो वह का जो वह किताब पढ़ने ही को था, इससे ये बोध हो रहा है कि ये हमारा सेंटेंस जो है वो कोई लड़का के लिए यूज होता है, और लड़का के लिए यूज हम क्या करते हैं, वह का मीनिंग देता है इंग्लिश में ही का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। वाज इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हमारा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का रोल अदा करते हैं। आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि पूरा इंग्लिश में, यानी कि इंटायर इंग्लिश में वी कैन यूज द सिंगुलर सब्जेक्ट विथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट विथ सिंगुलर वर्ब। In an entire English, we can use singular subject, singular S stands for singular and S for verb, and S stands for subject and S for singular, and subject with S stands for subject and V for verb। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यानी कि इसको अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो ध्यान में रखिएगा SSPP रूल। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, SSPP रूल का यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पर ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये जो हमारा वर्ब होता है ये सिंगुलर होता है, और ये वर्ब जो हमारा होता है वो प्लूरल वर्ब होता है। तो ही वाज टू रीड, वह पढ़ने ही वाला था, वह किताब पढ़ने वाला था। ये दोनों का इंग्लिश जो होता है वो ही होता है, वो दोनों का जो हम एक इंग्लिश सेंटेंस में बना देते हैं। इसी में अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि वह खाना खाने ही वाला था, वह खाना खाने ही वाला था। दिमाग लगा करके देखिए, आप लोग से बनता है तो बना करके देखिए हमसे पहले कि इसका इंग्लिश अनुवाद क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, वह का क्या होगा, यहाँ पर भी जो है लड़का का ही बोध करा रहा है। इसी में अगर हम कर देंगे वह खाना खाने ही वाली थी, तो यहाँ पर हम दीर्घिकार का यूज करेंगे, तो ये लड़की का बोध कराएगा, और जब लड़की का बोध कराएगा तो वह के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश में क्या, सी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सी यूज करते हैं। तो सी को सी यूज करेंगे, और इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, तो वाज वर्ब लगेगा, तो हम यहाँ पर वाज लिख देंगे। तो फिर टू लगाएंगे तो टू लिख देंगे, और खाना खाने का इंग्लिश क्या होता है, इट, वह खाना खाने वाला था, तो सी वाज टू इट फूड। बस हमारा ट्रांसलेशन बन करके तैयार हो गया। फिर कहिएगा सर कि आप जो है वेयर का कहाँ यूज करते हैं, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज कर लेंगे। उस पर भी हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे लोग या आप लोग घर जाने ही वाले थे, आप लोग घर जाने ही वाले थे। ये जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी कैन चूज दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लोग घर जाने ही वाले हैं, तो ये जो है एक प्लस का बोध कराता है। तो सिंगुलर क्या कहते हैं और सिंगुलर किसे कहते हैं और प्लूरल क्या होता है वो जान लीजिए।
सिंगुलर जो होता है वो हमको सूचित करता है कि एक का सूचित करता है। जो भी दुनिया में एक कोई भी चीज़ अगर एक हो तो उसको हम कह देंगे कि वो सिंगुलर है। और जो कोई भी दुनिया में एक प्लस का बोध अगर कराएं तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। जैसे अगर हम बोले कि वह बाजार जाता है तो वह एक का बोध कराता है, बोलेंगे कि वह खाना खाता है तो वो भी एक का बोध कराता है। आप हंसते हैं तो वो भी सिंगुलर का ही बोध कराता है, लेकिन यू जो है वो सिंगुलर प्लुरल दोनों का बोध कराता है। तो हम प्लुरल किसको कहेंगे, जैसे कहें कि वे लोग हंस रहे हैं, वे लोग हंसते हैं, तो वे जो है एक से अधिक यानी कि 1 प्लस का बोध कराते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लुरल वर्ब कहेंगे। उसमें भी सब्जेक्ट में भी वही हाल होगा। यहाँ पर जो है हमारा ये प्लुरल के रूप में आया है तो यू के साथ हम किसका यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। किसका यूज करते हैं, तो वेयर का यूज करते हैं। तो यू वेयर टू गो टू होम, यू वेयर टू गो टू होम, वो आप लोग घर जाने ही वाले हैं या आप लोग घर जाने को हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स क्रिएट्स इन योर माइंड रिलेटेड टू इंग्लिश सब्जेक्ट यू कैन आस्क मी, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वेरी इंटरनेशनल लैंग्वेज। विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट stand before anyone, and if you have a good English knowledge you can speak any topics related to any subjects, because this language is spoken by all over the world, because this is the lingua franca language, lingua franca subject. English is known as the lingua franca subject because you can see any palace and any shop and any countries, this is the common language. So this is the most important, and do like our channel, subscribe, and have you any problem to consult our RVS teaching center.